नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, 7, 8 व 9 की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज का ये वीडियो खासकर कक्षा 8 व 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए है। जो बच्चे प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 व 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं, देखिए मैंने इस बार प्लेलिस्ट जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय 2026 के नाम से बनाया है। आप लोग यदि इस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, जो कि काफ़ी बच्चे जो इस चैनल पे अभी तक आए हैं देख रहे होंगे वीडियो, वो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मैं क्यों सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जैसे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, जो भी विषय के अपलोड होंगे, जो आप लोग के सब्जेक्ट में आने वाला है, जो पेपर में आने वाला है, उन सभी वीडियो में जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करते चलिए। आप किसी और का वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, इतने ही क्वेश्चन को तैयार करते चलते हैं। तो मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि बच्चों आप लोग अच्छा मार्क्स करेंगे, अच्छा पेपर करेंगे। मतलब आप लोग का एडमिशन जो है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में, चाहे कक्षा 6 के लिए तैयारी करें, 7 के लिए तैयारी करें, 8 के लिए तैयारी करें, आपका होगा ही होगा। ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैथ की क्लास कराइए और हिंदी की कराइए, इंग्लिश की कराइए। बच्चों, समय रहते मुझे पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है, और समय रहते आप लोगों को हर एक कंटेंट, चाहे वो हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, जो आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकने वाला है, सभी चीज़ें करवाया जाएगा। बच्चों, इस चीज़ को आप विश्वास रखिए इससे कोचिंग सेंटर 2 पर। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर अभी तक बच्चे सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आप लोग की तैयारी में वीडियो मददगार ज़रूर साबित होता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है। तो आप लोग बच्चों परेशान न रहें, जैसा ही ज़रूरत होगा तो लाइव क्लास भी चलाया जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी अभी जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उस सभी वीडियो को आप ज़रूर देख के इसमें क्वेश्चन को तैयारी करते रहें। आप क्या कर सकते हैं कि अगर जैसा नया वीडियो आपको जैसा कोशिश तो रहेगी कि हमेशा शाम को 6 बजे या 7 बजे वीडियो आप लोगों को मिलेगा, जिसमें 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे देखने को। आप लोग क्या करें, यदि आपके पास समय है तो इन वीडियो को फिर दोबारा भी देखें। ठीक है। ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है यहाँ पर वीडियो को देखते देखते ही तैयार हो जाए करे। ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी बच्चों को करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को मेरी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड जब आएगा तो आप लोग को सूचित किया जाएगा कि कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, क्या करना है, पूरी प्रक्रिया इस चैनल पे बताई जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके साथ साथ ये चैनल अभी आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्थात ये प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो यही सब सारी चीज़ें आपको देखने को, सुनने को मिलेगा, चाहे वो मैथ के हो गए, हिंदी के हो गए, तो वो आप लोगों की पढ़ाई में भी ये मददगार साबित हो रहा है। और आगे चल के जब कंपटीशन में बैठेंगे, नौकरी की तैयारी की परीक्षाओं में बैठेंगे, तो उसके लिए भी ये मददगार साबित होगा। तो जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं और वीडियो को देखते रहते हैं उनका तो बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं। ये बातें करना ज़रूरी था बच्चों आप लोगों से, क्योंकि इस चैनल को आप लोग जब तक प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, तब तक ये चैनल चलेगा। ठीक है। तो चलें इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पर एआई टीचर आप लोग को बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, उसके ऑप्शन बताते हैं, वो ऑप्शन क्यों सही है, और उससे इर्द गिर्द जो चीज़ें होता है वो भी बताते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है। एक बार बच्चों ने कमेंट भी किया था, हमने पूछा था कि क्या बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप लोगों के
समझदारी से परे हो, लेकिन ये आपके सिलेबस का ही है बच्चों, ठीक है। तो पेपर अगर थोड़ा सा भी कठिन बनेगा तो इसमें से बन जाएगा, और इसमें कठिन और आसान दोनों लिए गए हैं प्रश्न। ऐसे नहीं है कि केवल कठिन कठिन ही ले लिया गया है। तो सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर प्रश्न लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो चले इस क्लास को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसके लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो हैं, पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस सवाल में अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, देखिए, इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, स्वामी दयानंद सरस्वती। परीक्षा में अक्सर छात्र आर्य समाज और ब्रह्म समाज के बीच उलझ जाते हैं। 1875 में समाज सुधार के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, मतलब हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए। बिल्कुल। और जो पहला विकल्प है, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसलिए यह अंतर स्पष्ट रखना जरूरी है। जी, बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। तो अब संस्थापकों की बात हो ही रही है, तो हमारा दूसरा प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से है। प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसके 4 विकल्प हैं, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन या चौथा रजिया सुल्तान। यहाँ वास्तविक शब्द थोड़ा ध्यान खींचता है। सही पकड़ा आपने। यहाँ सही उत्तर है दूसरा विकल्प, इल्तुतमिश। ऐबक ने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन साम्राज्य को सही मायने में मजबूत और व्यवस्थित इल्तुतमिश ने किया था। इसलिए वास्तविक शब्द का प्रयोग होता है। यानी सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, सिस्टम बनाना पड़ता है। सही। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा प्रश्न सूफी संतों के बारे में है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसके विकल्प दिए गए हैं, पहला अजमेर, दूसरा आगरा, तीसरा दिल्ली और चौथा फतेहपुर सीकरी। जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प, यानी दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े संत थे और उनकी दरगाह आज भी दिल्ली में ही है। शहर और उनके महत्व की बात करें तो अगला सवाल भी एक प्रमुख शहर की स्थापना को लेकर है। चौथा प्रश्न है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसके जो विकल्प हैं वो हैं, पहला फिरोज शाह तुगलक, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा इब्राहिम लोदी या चौथा शाहजहां। इसका जवाब क्या होगा? सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सिकंदर लोधी। रणनीतिक कारणों से राजधानी को दिल्ली से आगरा ले जाने के लिए ये शहर खास तौर पर बसाया गया था। अब आते हैं युद्ध और सत्ता संघर्ष पर। पांचवा प्रश्न है, चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ, वो किनके बीच लड़ा गया था? विकल्प हैं, पहला हुमायूं और शेरशाह सूरी, दूसरा अकबर और हेमू, तीसरा बाबर और राणा सांगा और चौथा औरंगजेब और दारा शिकोह। ये युद्ध तो इतिहास का बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना? बिल्कुल। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, हुमायूं और शेरशाह सूरी। इस युद्ध में शेर खान ने मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया था और इसी जीत के बाद उसने शेरशाह सूरी की उपाधि ली थी। इसी तरह का एक और निर्णायक युद्ध हमारा छठा प्रश्न है। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला 1526, दूसरा 1527, तीसरा 1556 या चौथा 1576। इसमें तो साल याद रखने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन इसे कालक्रम से समझना बहुत आसान है। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, 1527। पानीपत के ठीक 1 साल बाद बाबर का ये दूसरा बड़ा युद्ध था, जिसमें उसका सामना राणा सांगा से हुआ था। एक के बाद एक लगातार युद्ध। चलिए, अब हम मध्यकालीन शब्दावली और संस्कृति से जुड़े 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? विकल्प है, पहला हिंद, दूसरा आर्यावर्त, तीसरा जम्बूद्वीप और चौथा भारतवर्ष। अमीर खुसरो तो बहुत बड़े कवि थे। जी, और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, हिंद। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस भूमि की बहुत तारीफ की है और इसके लिए हिंद शब्द का ही प्रयोग किया है। भाषा कैसे समय के साथ बदलती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा 8वां प्रश्न है। प्रश्न है, मध्यकाल में चरस का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? इसके 4 विकल्प हैं, पहला युद्ध, दूसरा बुनाई, तीसरा सिंचाई या चौथा
परिवहन। आज के समय में इस शब्द को सुनकर तो कोई भी हैरान हो सकता है। हाँ, आज इसका मतलब कुछ और निकाला जाता है, लेकिन इतिहास में इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, सिंचाई। चरस कुएं से पानी निकालने वाला एक चमड़े का बाल्टी नुमा उपकरण होता था। अरे वाह, ये तो सच में एक नई जानकारी है। अब लेखन कला की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाथ से लिखी गई पुस्तकों या दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? विकल्प है, पहला शिलालेख, दूसरा पांडुलिपि, तीसरा ताम्रपत्र और चौथा प्रशस्ति। इसका जवाब तो शायद शब्द में ही छिपा है। बिल्कुल सही। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, पांडुलिपि, जिसे अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मेनू का अर्थ हाथ होता है, इसलिए हाथ से लिखी स्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। चीजों को सहेजने से याद आया, अगला सवाल एक पूरी राजधानी को सहेजने के बारे में है। 10वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? इसके विकल्प हैं, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर या चौथा शाहजहां। जी, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही उत्तर है तीसरा विकल्प, अकबर। जीत या फतेह के प्रतीक के रूप में और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने यह शहर बसाया था। वीरों और वीरांगनाओं का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। 11वां प्रश्न है, अहमदनगर की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लेने वाली वीरांगना कौन थी? विकल्प हैं, पहला रजिया सुल्तान, दूसरा चांद बीबी, तीसरा रानी दुर्गावती और चौथा नूरजहां। महिला नेतृत्व का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। एकदम सही कहा। यहाँ सही उत्तर है दूसरा विकल्प, चांद बीबी। उन्होंने अहमदनगर को बचाने के लिए मुगलों का बहुत बहादुरी से सामना किया था। शौर्य की अद्भुत गाथा। अब दरबारी इतिहास पर नजर डालते हैं। 12वां प्रश्न है, अकबरनामा और आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? विकल्प हैं, पहला अबुल फजल, दूसरा गुलबदन बेगम, तीसरा अब्दुल हामिद लाहौरी और चौथा बदायूनी। ये किताबें तो मुगलों के इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत है। जी, और सही उत्तर है पहला विकल्प, अबुल फजल। ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने उनके शासन का पूरा विस्तृत इतिहास लिखा था। आप रणनीति और वास्तुकला से जुड़े हमारे अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न काफी विरोधाभासी है। पूछा गया है, कौन सा मुगल सम्राट एक कुशल वीणा वादक था? इसके 4 विकल्प हैं, पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब या चौथा शाहजहां। ये सवाल वाकई इतिहास की एक दिलचस्प सच्चाई सामने लाता है। बिल्कुल। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, औरंगजेब। ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वो खुद वीणा बजाने में माहिर था। वाकई इंसान के कितने पहलू हो सकते हैं। 14वां प्रश्न वास्तुकला से है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प हैं, पहला अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा शेरशाह सूरी और चौथा औरंगजेब। ये तो हम सबके लिए एक बहुत ही जाना पहचाना स्मारक है। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, शाहजहां। अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने पर उसने इस भव्य लाल किले का निर्माण करवाया था। और अब युद्ध की एक बेहतरीन तकनीक की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? विकल्प हैं, पहला छापामार, दूसरा तुलुगमा, तीसरा घेराबंदी या चौथा इनमें से कोई नहीं। बाबर की जीत के पीछे तो रणनीति का ही कमाल था। हाँ, सही उत्तर है दूसरा विकल्प, तुलुगमा। यह सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर दुश्मन को 3 तरफ से घेरने की एक शानदार सैन्य रणनीति थी। इसी वजह से कम सैनिकों के बावजूद बाबर जीत गया। प्रशासन से जुड़ा अगला सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 16वां प्रश्न है, शिवाजी के दरबार में 8 मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता था? विकल्प हैं, पहला नवरत्न, दूसरा अष्टदिग्गज, तीसरा अष्टप्रधान और चौथा चालीसा। इसमें अष्ट शब्द से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ सही उत्तर है तीसरा विकल्प, अष्टप्रधान। अष्ट मतलब 8 और प्रधान मतलब मंत्री। ये प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का एक बेहतरीन तरीका था। अब आधुनिक भारत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला एक दुखद अध्याय। 17वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? विकल्प दिए गए हैं, पहला काबुल, दूसरा रंगून, तीसरा नेपाल और चौथा अंडमान। ये मुगल साम्राज्य का बहुत ही मार्मिक अंत था। जी, सही उत्तर है दूसरा विकल्प, रंगून। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट को बंदी बनाकर भारत से दूर रंगून भेज दिया था। एक शासक का ऐसा अंत। खैर, नीतियां हमेशा जिंदा रहती हैं। 18वां प्रश्न एक ऐसी ही नीति पर है। दहशाला बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसके विकल्प हैं,
पहला बीरबल, दूसरा टोडरमल, तीसरा मानसिंह या चौथा बैरम खान। ये टैक्स से जुड़ा कोई सिस्टम था ना? एकदम सही। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, टोडरमल। ये 10 साल के औसत उत्पादन पर आधारित एक बहुत ही आधुनिक टैक्स प्रणाली थी, जिसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने बनाया था। विशासन से जुड़ा हमारा 19वां प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में जात से किसका पता चलता था? इसके 4 विकल्प हैं। पहला, घुड़सवारों की संख्या, दूसरा व्यक्तिगत पद और वेतन, तीसरा धार्मिक स्थिति या चौथा कर संग्रह का अधिकार। ये व्यवस्था मुगलों के समय बहुत अहम थी। जी, और यहाँ सही उत्तर है दूसरा विकल्प, व्यक्तिगत पद और वेतन। मनसबदारी में जात से अधिकारी का दरबार में रुतबा और उसकी सैलरी तय होती थी। बहुत ही स्पष्ट कर दिया आपने। अगला यानी 20वां प्रश्न तो हम सभी के रोजमर्रा के जीवन से सीधा जुड़ा है। प्रश्न है, किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया चलवाया? विकल्प है पहला अकबर, दूसरा शेरशाह सूरी, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी या चौथा इल्तुतमिश। आज के रुपए की शुरुआत यहीं से हुई थी। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, शेरशाह सूरी। आज हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं, उसकी मजबूत नींव इसी शासक ने रखी थी। और शेरशाह सूरी का योगदान केवल पैसों तक सीमित नहीं था। 21वां प्रश्न भी उन्हीं के काम पर है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विकल्प हैं पहला अशोक, दूसरा शेरशाह सूरी, तीसरा अकबर या चौथा हुमायूं। इसका जवाब तो पिछले सवाल से ही जुड़ गया। सही कहा। इसका उत्तर भी दूसरा विकल्प शेरशाह सूरी ही है। इस लंबी सड़क ने भारत के यातायात और व्यापार में एक बड़ी क्रांति ला दी थी। चलिए व्यापार से हटकर थोड़ा दर्शन की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है, अद्वैतवाद का दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? इसके 4 विकल्प हैं। पहला शंकराचार्य, दूसरा रामानुज, तीसरा कबीर और चौथा गुरु नानक। दर्शन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सरल भाषा में समझें तो अद्वैत का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प शंकराचार्य। दर्शन से वापस युद्ध के मैदान में आते हैं। 23वां प्रश्न, तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? विकल्प हैं पहला मोहम्मद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा बाबर या चौथा नादिर शाह। तराइन के पहले युद्ध का परिणाम तो कुछ और था। हाँ, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन इस दूसरे युद्ध का सही उत्तर है दूसरा विकल्प मोहम्मद गौरी। गौरी ने वापस आकर अपनी रणनीति बदली और जीत हासिल की। जीत का जश्न मनाने के तरीके भी विशाल रहे हैं। 24वां प्रश्न, अकबर ने गुजरात विजय की याद में किसका निर्माण करवाया था? इसके विकल्प हैं पहला ताजमहल, दूसरा बुलंद दरवाजा, तीसरा कुतुब मीनार और चौथा चार मीनार। ये इमारत तो बहुत भव्य है। जी, यहाँ सही उत्तर है दूसरा विकल्प बुलंद दरवाजा। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है और जीत के बहुत बड़े प्रतीक के रूप में बनाया गया था। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। 25वां प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इसके 4 विकल्प हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा बलबन। इसमें पूरा करवाने की बात पूछी गई है। सही, ध्यान दिया आपने। अक्सर यहाँ गलती हो जाती है। सही उत्तर है दूसरा विकल्प इल्तुतमिश। याद रखें, ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने ही करवाया था। 26वां प्रश्न कूटनीति से जुड़ा है। पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई, वो शिवाजी और किसके बीच हुई थी? विकल्प हैं पहला अफजल खान, दूसरा राजा जयसिंह, तीसरा शाइस्ता खान या चौथा औरंगजेब। ये मुगलों और मराठों के बीच एक अहम संधि थी। बिल्कुल सही उत्तर है दूसरा विकल्प राजा जयसिंह। मुगलों की तरफ से जयसिंह ने ही पुरंदर के किले को घेरा था, जिसके बाद यह संधि हुई। सत्ता की अपनी एक भाषा भी होती है। 27वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत और मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी? विकल्प है पहला अरबी, दूसरा तुर्की, तीसरा फारसी या चौथा उर्दू। कामकाज के लिए कोई एक ही भाषा रही होगी? जी, इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प फारसी। सारा सरकारी कामकाज और दस्तावेज इसी आधिकारिक भाषा में लिखे जाते थे। 28वां प्रश्न प्रशासन की कठोरता पर है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारी क्या कहलाता था? इसके विकल्प हैं पहला काजी, दूसरा शहना-ए-मंडी, तीसरा दीवान-ए-अर्ज या चौथा आमिल। अलाउद्दीन की बाजार नीति तो बहुत सख्त मानी जाती है। बहुत सख्त। चीजों के दाम बिल्कुल तय थे। और सही उत्तर है
दूसरा विकल्प शहना ए मंडी। ये अधिकारी उसी पूरी व्यवस्था और दामों पर नजर रखता था। एक शानदार व्यवस्था। अब आते हैं 29वें प्रश्न पर। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? विकल्प हैं पहला अबुल फजल, दूसरा अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा दारा शिकोह और चौथा अमीर खुसरो। ये तो अलग-अलग संस्कृतियों के मेलजोल की बात है। सही कहा, ये अकबर के समय की बात है। और यहां सही उत्तर है दूसरा विकल्प अब्दुल कादिर बदायूनी। ये दिखाता है कि उस समय दूसरे धर्मों के ग्रंथों को समझने की कोशिश हो रही थी। और अब इस मॉडल पेपर का अंतिम और 30वां प्रश्न। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अर्जन देव, तीसरा गुरु गोविंद सिंह और चौथा गुरु तेग बहादुर। ये सिख इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने सिखों को एक निडर और अनुशासित समुदाय बनाने के लिए इस पंथ की स्थापना की थी। क्या बात है! इसी के साथ हमने इस पूरे मॉडल पेपर के सभी 30 प्रश्नों को सफलतापूर्वक कवर कर लिया है। प्राचीन से लेकर मध्यकालीन भारत तक कितने सारे कॉन्सेप्ट साफ हो गए। हाँ, और जब परीक्षा की तैयारी करने वाले इस तरह से हर सवाल और उसके चारों विकल्पों की पड़ताल करते हैं तो विषय की असली समझ पैदा होती है। तो हमारा पहला प्रश्न दिल्ली सल्तनत की नींव से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 1, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इसके विकल्प हैं ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. बलबन या फिर डी. अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इल्तुतमिश। और इस एक फैसले ने 13वीं शताब्दी के इतिहास में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। क्योंकि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक बनी। इल्तुतमिश ने अपने बेटों से ज्यादा योग्य अपनी बेटी को माना। जी, उस दौर में जहां सत्ता पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार माना जाता था, वहां तत्कालीन समाज की रूढ़ियों को दरकिनार करते हुए ये कदम उठाना, ये वाकई उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। ये बताता है कि नेतृत्व की क्षमता जेंडर से तय नहीं होती। एकदम सही कहा। इसी कालखंड से जुड़ा हमारा अगला सवाल राजघरानों के शौक और उनके खतरों के बारे में है। प्रश्न संख्या 2, चौगान, जिसे आज पोलो कहा जाता है, खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? विकल्प ए, इल्तुतमिश, विकल्प बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प सी, शेरशाह सूरी या विकल्प डी, हुमायूं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी ना? बिल्कुल। इसे अगर आज के नजरिए से समझें तो जिस तरह आज के समय में खेलों में खिलाड़ियों को चोटें लग जाती हैं, वैसे ही उस समय भी राजाओं के लिए इस तरह के खेल काफी खतरनाक साबित हो सकते थे। सत्ता के शिखर पर बैठे एक शासक का अचानक खेल के मैदान में मारा जाना, ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। और सत्ता का संतुलन अचानक बिगड़ जाना हमेशा से इतिहास की दिशा बदलता रहा है। सही कहा। और अगर सत्ता बदलने की बात हो तो प्रमुख युद्धों का जिक्र आना लाजमी है। प्रश्न संख्या 3, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में हुआ था, बाबर ने किसे पराजित किया था? विकल्प ए, सिकंदर लोधी, विकल्प बी, इब्राहिम लोधी, विकल्प सी, राणा सांगा या विकल्प डी, हेमू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इब्राहिम लोधी। ये सिर्फ एक युद्ध की हार जीत नहीं थी, बल्कि ये भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव पड़ने की शुरुआत थी। जी हाँ, इब्राहिम लोधी की हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। नई युद्ध तकनीकों का ये प्रभाव आगे भी देखने को मिलता है। इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न संख्या 4, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? विकल्प ए 1757, विकल्प बी 1764, विकल्प सी 1526 या विकल्प डी 1857। सही उत्तर है विकल्प ए 1757। ये वर्ष भारतीय इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि इसी युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर नियंत्रण शुरू हुआ था। बिल्कुल, और परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इसे याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। 1857 की मशहूर क्रांति से ठीक 100 साल पहले। एकदम सही। इन दोनों तारीखों को एक साथ जोड़कर देखने से ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलता। ये 100 साल का अंतराल याद रखने के लिए एक बेहतरीन पैमाना है। युद्धों के दौर से आगे बढ़कर अगर हम मुगल संस्कृति और धर्म की तरफ देखें तो वहां भी कई नए प्रयोग हुए। प्रश्न संख्या 5, अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी? विकल्प ए 1570, विकल्प बी 1576,
विकल्प सी 1582 या विकल्प डी 1590? इसका उत्तर है विकल्प सी 1582। दीन-ए इलाही अकबर का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी वैचारिक प्रयोग था। मतलब ये सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर बनाया गया एक नया धर्म था। जी, उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चाओं के बाद नैतिक मूल्यों को मिलाकर एक नई आचार संहिता बनाने का प्रयास किया था, ताकि साम्राज्य में सहिष्णुता बढ़े। एक विशाल साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए ऐसे वैचारिक सेतु बनाना जरूरी भी था। अब देखते हैं इनका दस्तावेजीकरण कैसे हुआ। प्रश्न संख्या 6, अकबरनामा की रचना किसने की थी? विकल्प ए फैजी, विकल्प बी अबुल फजल, विकल्प सी बदायूनी या विकल्प डी गुलबदन बेगम। इसका सही जवाब है विकल्प बी अबुल फजल। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बिल्कुल, और उनके दरबारी इतिहासकार भी थे। अकबरनामा कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये अकबर के शासनकाल, समाज और प्रशासन का बहुत ही प्रामाणिक ब्यौरा है। इतिहास का ये दस्तावेजीकरण मुगल दरबार में जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही प्रभाव अन्य धार्मिक संस्थापकों का भी रहा है। यहीं से हम प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? विकल्प ए गुरु तेग बहादुर, विकल्प बी गुरु गोबिंद सिंह, विकल्प सी गुरु अर्जन देव या विकल्प डी गुरु हरगोबिंद। सही उत्तर है विकल्प बी गुरु गोबिंद सिंह। इनका योगदान केवल आध्यात्मिक नहीं था। उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। जी हाँ, इस कदम ने सिखों को एक संत सिपाही के रूप में एक नई पहचान दी, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। ये एक ऐसा समय था जब धर्म और राजनीति के बीच टकराव बढ़ रहा था। इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 8, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? विकल्प ए गुरु अंगद, विकल्प बी गुरु अर्जन देव, विकल्प सी गुरु रामदास या विकल्प डी गुरु नानक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुरु अर्जन देव। वे सिखों के 5वें गुरु थे। और उन्हें ये सजा राजनीतिक संदेह के कारण दी गई थी। बिल्कुल, जहांगीर को शक था कि गुरु अर्जन देव विद्रोही राजकुमार खुसरो का समर्थन कर रहे हैं, जिससे मुगल सिख संबंधों में बड़ी कड़वाहट आ गई। ये टकराव भारतीय इतिहास के कई पन्नों पर दिखाई देता है। चलिए अब मराठा प्रशासन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? विकल्प ए सुमंत, विकल्प बी पेशवा, विकल्प सी अमात्य या विकल्प डी सचिव। इसका सही जवाब है विकल्प बी पेशवा। सत्ता के विकास को समझने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। शुरुआत में ये मंत्री थे, लेकिन बाद में पेशवा ही मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। एकदम सही है। प्रशासनिक बदलाव ऐसे हुए कि छत्रपति नाम मात्र के प्रमुख रह गए और पेशवा शक्तिशाली हो गए। सत्ता का ये केंद्र बदलना काफी दिलचस्प है। इसी प्रशासन से जुड़ा है प्रश्न संख्या 10, अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल का नाम था? विकल्प ए कृष्णदेव राय, विकल्प बी शिवाजी, विकल्प सी अकबर या विकल्प डी बाजीराव। सही उत्तर है विकल्प बी शिवाजी। ये 8 मंत्रियों का समूह था। जैसे आजकल प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, ठीक वैसे। बिल्कुल सही तुलना है। रक्षा, वित्त और गृह मंत्री की तरह ही अष्टप्रधान व्यवस्थित रूप से काम करता था। अब बात करते हैं वास्तुकला की। प्रश्न संख्या 11, मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? विकल्प ए आगरा, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी काबुल या विकल्प डी लाहौर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी दिल्ली। लाल पत्थर से बनी ये इमारत बहुत प्रसिद्ध है और इसे ताजमहल का पूर्वगामी या प्रीकर्सर भी कहा जाता है। जी, क्योंकि चारबाग शैली और दोहरे गुंबद का जो डिजाइन हम बाद में ताजमहल में देखते हैं, उसका पहला बड़ा प्रयोग इसी मकबरे में हुआ था। यानी नींव यहीं से रखी जा रही थी। इमारतों के साथ साथ नए शहरों को बसाने का भी चलन था। प्रश्न संख्या 12, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए फिरोज शाह तुगलक, विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प सी सिकंदर लोदी या विकल्प डी इब्राहिम शर्की। इसका उत्तर है विकल्प ए फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने इसे अपने चचेरे भाई जौना खान की याद में बसाया था। बिल्कुल, और इतिहास में इसी जौना खान को हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, जिसके नाम पर जौनपुर का नामकरण हुआ। ये यादों को शहरों के रूप में सहेजने का बेहतरीन तरीका था, लेकिन इतिहास संघर्ष का भी रहा है। प्रश्न संख्या 13, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया, वो किस क्षेत्र को जीतने के लिए था? विकल्प ए मालवा, विकल्प बी मेवाड़, विकल्प सी गुजरात या विकल्प डी मारवाड़।
सही उत्तर है विकल्प बी, मेवाड़। ये युद्ध मुगल सेना और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने की बात नहीं थी। जी नहीं, ये मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। ऐसा ही एक संघर्ष खुद मुगलों के भीतर भी चल रहा था। प्रश्न संख्या 14, कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहा जाता है, कि 1540 के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? विकल्प ए शेरशाह सूरी, विकल्प बी बहादुर शाह, विकल्प सी महमूद लोधी या विकल्प डी कामरान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शेर शाह सूरी। इस हार के बाद हुमायूं को दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी। और उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ा था। बिल्कुल। शेर शाह सूरी की बेहतरीन सैन्य रणनीति ने हुमायूं को अगले 15 सालों तक निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। एक सम्राट का इस तरह निर्वासित होना सत्ता की अनिश्चितता को दिखाता है। खैर, सत्ता जब लौटी तो जश्न भी भव्य हुआ। प्रश्न संख्या 15, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प ए शाहजहां, विकल्प बी अकबर, विकल्प सी जहांगीर या विकल्प डी औरंगजेब। सही उत्तर है विकल्प बी, अकबर। बुलंद का मतलब ही होता है बहुत ऊंचा। और ये गुजरात विजय की खुशी में बनवाया गया था। जी, ये वास्तुकला के जरिए अपनी ताकत और बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने का एक तरीका था। लेकिन कई बार वास्तुकला बहुत व्यक्तिगत भी होती थी। प्रश्न संख्या 16, लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी औरंगजेब, विकल्प सी शाहजहां या विकल्प डी बहादुर शाह जफर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, औरंगजेब। ये उनकी निजी इबादत यानी प्रार्थना के लिए बनवाई गई थी। यहाँ अक्सर एक कंफ्यूजन होता है ना? बिल्कुल। परीक्षा में ये गलती अक्सर होती है। ये याद रखना चाहिए कि आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, जबकि दिल्ली के लाल किले वाली औरंगजेब ने। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। अब आते हैं विदेशी यात्रियों के दौर पर। प्रश्न संख्या 17, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी जहांगीर, विकल्प सी शाहजहां या विकल्प डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जहांगीर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक छूट मांगने आया था। जी हाँ, सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगने। एक तरह से ये उस लंबे औपनिवेशिक दौर की शुरुआत थी। विदेशी यात्रियों की कड़ी में एक और मशहूर नाम है। प्रश्न संख्या 18, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प सी फिरोज शाह तुगलक या विकल्प डी बलबन। सही उत्तर है विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का एक बहुत प्रसिद्ध यात्री था। बिल्कुल, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में उस समय के समाज और मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद फैसलों का बहुत जीवंत वर्णन किया है। अब लौटते हैं सल्तनत काल के बुनियादी ढांचे पर। प्रश्न संख्या 19, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था? विकल्प ए खिलजी वंश, विकल्प बी गुलाम वंश, विकल्प सी तुगलक वंश या विकल्प डी लोदी वंश। इसका उत्तर है विकल्प बी गुलाम वंश, जिसे स्लेव या ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जी, तकनीकी रूप से वो गुलाम था, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। मुगल काल में भी कुछ राजकुमार ऐसे थे जिनकी कहानी बाकियों से अलग थी। प्रश्न संख्या 20, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्र अकबर नाम से किसने किया? विकल्प ए अबुल फजल, विकल्प बी दारा शिकोह, विकल्प सी बदायूनी या विकल्प डी फैजी। सही जवाब है विकल्प बी दारा शिकोह। ये शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने इस्लामी और हिंदू दर्शन के बीच समानताओं को खोजने का काम किया। एकदम सही। इस अनुवाद के जरिए उसने दोनों संस्कृतियों के बीच ज्ञान का एक बड़ा पुल बनाया। संस्कृति और कला के क्षेत्र में एक और बड़ा नाम आता है। प्रश्न संख्या 21, किसे तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए तानसेन, विकल्प बी अमीर खुसरो, विकल्प सी जियाउद्दीन बर्नी या विकल्प डी मिर्जा गालिब। सही उत्तर है विकल्प बी अमीर खुसरो। वे महान सूफी कवि और बेहतरीन संगीतकार थे। इन्होंने ही सितार और तबले का आविष्कार किया, माना जाता है। जी, उनकी इसी बहुमुखी प्रतिभा और रचनाओं की मिठास के कारण उन्हें ये उपाधि मिली। संगीत की बात हो रही है तो अगला सवाल थोड़ा हैरान करने वाला है।
प्रश्न संख्या 22, कौन सा मुगल सम्राट वीणा वादन में निपुण था? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी औरंगजेब, विकल्प सी जहांगीर या विकल्प डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है विकल्प बी औरंगजेब। ये काफी रोचक तथ्य है क्योंकि उन्होंने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल, ये एक बड़ा विरोधाभास है। सार्वजनिक रूप से पाबंदी थी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर वे खुद वीणा बजाने में मास्टर थे। अब हम रुख करते हैं बंगाल की राजनीति का। प्रश्न संख्या 23, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? विकल्प ए मीर कासिम, विकल्प बी मीर जाफर, विकल्प सी जगत सेठ या विकल्प डी मानिक चंद। सही उत्तर है विकल्प बी मीर जाफर। ये नवाब का सेनापति था जो अंग्रेजों से मिल गया। और आज भी भारत में धोखेबाज को अक्सर मीर जाफर कह दिया जाता है। जी, उस गद्दारी का इतिहास पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो नाम ही धोखे का पर्याय बन गया। बंगाल के प्रशासन से ही जुड़ा हमारा अगला सवाल है। प्रश्न संख्या 24, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की? विकल्प ए अलीवर्दी खां, विकल्प बी मुर्शिद कुली खां, विकल्प सी सिराजुद्दौला या विकल्प डी मीर कासिम। इसका सही जवाब है विकल्प बी मुर्शिद कुली खां। प्रशासन को बेहतर बनाने और अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए ये बदलाव किया गया था। बिल्कुल, मुर्शिदाबाद से पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखना और राजस्व की वसूली करना ज्यादा आसान था। राजस्व की बात आते ही मुगल काल की एक प्रसिद्ध प्रणाली का जिक्र आता है। प्रश्न संख्या 25, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? विकल्प ए बीरबल, विकल्प बी राजा टोडरमल, विकल्प सी मान सिंह या विकल्प डी आसफ खां। सही उत्तर है विकल्प बी राजा टोडरमल। ये अकबर के शासनकाल में टैक्स तय करने का बहुत वैज्ञानिक तरीका था। इसमें 10 साल की फसल की पैदावार के आधार पर टैक्स तय होता था। जी, जिससे किसानों को फायदा ये था कि सूखे के समय उन्हें मनमाना टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसी तरह प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए एक और प्रणाली थी। प्रश्न संख्या 26, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? विकल्प ए बाबर, विकल्प बी अकबर, विकल्प सी हुमायूं या विकल्प डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है विकल्प बी अकबर। मनसब का मतलब होता है रैंक या पद। इससे सैन्य और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों की रैंक तय होती थी। एकदम सही। इस एक प्रणाली से पूरी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता था। अब हम इस अभ्यास पत्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। प्रश्न संख्या 27, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? विकल्प ए फर्रुखसियर, विकल्प बी मोहम्मद शाह, विकल्प सी जहांदार शाह या विकल्प डी बहादुर शाह। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मोहम्मद शाह। उनका राजकाज से ज्यादा ध्यान कला, संगीत और विलासिता यानी लग्जरी पर था। बिल्कुल, इसी रंगीन मिजाजी के कारण उनका नाम मोहम्मद शाह रंगीला पड़ गया, जबकि साम्राज्य बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। और अब हमारे इस सफर का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था, वो मराठों और किसके बीच लड़ा गया था? विकल्प ए नादिर शाह, विकल्प बी अहमद शाह अब्दाली, विकल्प सी औरंगजेब या विकल्प डी शाह आलम। सही उत्तर है विकल्प बी अहमद शाह अब्दाली। ये मराठों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिससे उत्तर भारत में उनकी ताकत काफी कमजोर हो गई। जी हाँ, और इसी राजनीतिक शून्य ने बाद में अंग्रेजों के लिए उत्तर भारत में अपने पैर पसारने का रास्ता आसान कर दिया। और इसी बड़े मोड़ के साथ हमने अपने अभ्यास प्रश्न पत्र के पूरे 28 प्रश्नों का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।